मेरा नाम गुरदेव सिंह सिद्धू है और मैं पंजाब से हूँ। मैं भाई जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। भाई जी का पहला कैंप मैंने 1978 में किया था। उसके बाद लगातार उनसे साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं चल रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब में था, एनएसएस के से जुड़ा हुआ। कॉलेज में पढ़ाता था तो एनएसएस का कोऑर्डिनेटर था कॉलेज में। उसके बाद पंजाब स्टेट के लिए स्टेट लाइजन ऑफिसर एनएसएस का रहा और ये सारा काम भाई जी का जैसा काम करते हैं वैसे ही काम था। और मेरे सामने एक मॉडल था भाई जी के काम का। तो आपको जानकर खुशी होगी कि पंजाब में जितना एनएसएस का काम था, एनएसएस के कैंप थे, वो भाई जी के कैंपों की तर्ज पे ही चलते थे। भाई जी ने ये संस्था जो NYP नेशनल यूथ प्रोजेक्ट राष्ट्रीय युवा योजना शुरू की, 1972 में इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त भाई जी का पहला काम था चंबल के डाकुओं में काम करना। चंबल में बहुत बदअमनी थी, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं था। डाकू थे, जंगल में रहते, गाँव में आते, लोगों को उठाकर ले जाते, उनसे रैंसम मांगते, फिर उनको छोड़ते, नहीं पैसा मिलता कत्ल कर देते। तो भाई जी ने नतीजा निकाला कि चंबल के जो नौजवान है उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए जो अपने पथ से भटक जाते हैं, तो चंबल के यूथ को गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो उन्होंने चंबल के नौजवानों के लिए कैंप लगाया। लंबा कैंप था, लेकिन भाई जी का अनुभव ये हो गया कि सिर्फ चंबल के लिए नहीं, ये तो सारे हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए कैंप ऐसे लगने चाहिए। तो भाई जी ने फिर नेशनल लेवल पे कैंप लगाने शुरू किए। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उनको भी आइडिया अच्छा लगा। चंबल में भाई जी ने 654 डाकुओं को 65 डाकुओं को सरेंडर करवा दिया। तो वहाँ थोड़ा अमन चैन हो गया। तो गवर्नमेंट ने को भी अच्छा लगा भी हाँ ऐसा काम नौजवानों में होना चाहिए, तो गवर्नमेंट भी थोड़ी सपोर्ट करती थी। मतलब एक ही था, देश में अमन चैन रहे, नौजवान अपने रास्ते से ना भटके। हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, इस आज़ादी के लिए उसका योगदान क्या होना चाहिए, देश के विकास के लिए, देश की आज़ादी कायम रखने के लिए, वो भाई जी के एक मकसद के लेकर 1972 में फिर राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना की। सर, मौजूदा वर्तमान में NYP क्या क्या काम करती है? देश भर में साल भर में कितने कैंप का आयोजन किया जाता है? NYP एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अपने तौर पे हम काम कर रहे हैं कि किसी से कोई किसी किस्म की वित्तीय सहायता हमें नहीं मिलती है। मकसद है, भाई जी भी जहाँ कहते, लोग कहते थे भाई जी आप कैंप लगा रहे हो, आप कहते हो मैं इसलिए कैंप लगा रहा हूँ देश में एकता हो, सभी देशवासी धर्म, जात, गोत, भाषा, क्षेत्र इससे ऊपर उठें, देश में ईमानदारी आए, बेईमानी खत्म हो, बेरोजगारी दूर हो। लेकिन इसमें कितनी सफलता मिली? तो आप लोग कहते क्या कर रहे हैं आप, ये तो सब कुछ हो ही रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो भाई जी ये कहते थे मैं ख़त्म करने ये नहीं कह रहा अभी ख़त्म हो गया, मैं तो ये देखता हूँ कि अभी काम करने की ज़रूरत है, इसलिए काम कर रहा हूँ। तो भाई जी का जो आइडिया था उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। देश की एकता, अखंडता के नौजवानों के मनों में ये भाव पैदा हो कि सारे हिंदुस्तान एक है, सभी एक बहन भाई हैं, हम सभी ने देश के राष्ट्र के निर्माण में हिस्सा पाना है, इसके लिए नौजवान को तैयार किया जाए, यही मकसद है हमारे NYP का। और सर, ये भारत भर के अलग अलग राज्यों में और वर्ष भर ये शिविरों का आयोजन किया जाता है। जी बिल्कुल। इस हमारे कैंप में कम से कम हर कैंप में 20 से ज़्यादा प्रांतों के नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं। हम जानते हैं उनकी भाषा एक नहीं होती, उनका कल्चर एक नहीं होता, उनका धर्म एक नहीं होता, उनका जात गोत एक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक हफ्ता वो आपस में प्यार में रहते हैं,
और उनके अपनत्व भाव पैदा होता है, उनके आपस में प्यार मोहब्बत का। इस क्रम में आपने सुना ही होगा, कोई एक लड़की कह रही थी कि उसने दोस्त बनाया, बंगाल की लड़की है, उसने तकरीबन हिंदुस्तान के सभी सूबों के जितने प्रांतों के पार्टिसिपेंट से आए हैं, सभी से दोस्ती बना ली है। जब ऐसा हो जाएगा तो कैसे हमारे देश में जो ऐसी शक्तियां हैं जो लोगों को लड़ाना चाहती हैं धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, वो शक्तियां कैसे काम कर पाएंगी अगर हम में आपसी प्यार हो जाएगा तो। और सर, अंततः आपका युवाओं के लिए समाज के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है? संदेश तो खैर मैं वो कोई बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सोचता हूँ नौजवान क्या करना चाहिए वो यही है कि जो हमारी जनरेशन थी उसकी जो जिम्मेवारी थी वो हम फेल हो गए। हम जो होना देश को जैसा बनाना चाहिए था वो बना नहीं पाए। ये आज नहीं हुआ, हमसे पहले से ही ऐसा हो रहा है। मैं छोटा बचपन में था, 47 के बाद, 47 से पहले मेरा जन्म हुआ है, लेकिन 52 तक, 52 थोड़ी देर बाद भी 5-10 साल आज़ादी के पीछे लोगों को एक नशा था कि आज़ाद हो गए तो सब हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन जब लोगों ने देखा कि वैसे ही चल रहा है सब कुछ जैसे पहले चल रहा था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं इनसे तो अंग्रेज़ ठीक थे। फिर और 10 साल बीत गए, सरकारें बदलती रहीं। 10 साल के बाद फिर लोग कहने लगे नहीं सिर्फ तो पिछले ही अच्छे थे। मतलब कहने का मतलब आगे से आगे डिटीरियोरेशन आती गई। अब भी वही हाल है, होने वालों से जो पीछे थे वो अच्छे थे, ये उनसे भी नीचे चले गए। ये नौजवानों का फ़र्ज है, जो हम हमारे जो ये कलंक हमारे माथे पे लगा है, हमारी जनरेशन पे, हमने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया। नौजवान ये सोचें कि आने वाली जनरेशन उनको यही दूषण ना दे कि इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, देश को संभालना था, बचाना था, एक करना था, वो कर नहीं पाए। ये उन पे दूषण नहीं लगना चाहिए, नौजवानों ने ये सोच के ही काम करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर आरसी गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश झांसी को बिलोंग करता हूँ। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर बीबीसी झांसी से हूँ। मैं भाई सुब्बाराव जी के संपर्क में 1976-77 के आसपास आया। मैं जब स्टूडेंट था अपने समय में 71 मैंने पास आउट किया MSc, तब मैं बागियों के बारे में बहुत सुना करता था। पेपर में बहुत समाचार आते थे, चंबल में बागियों का आतंक है, उनका वहाँ पर खुकार आतंकी हैं, 3 राज्यों की पुलिस उनका समर्पण कराने में असमर्थ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की पुलिस भी उनको नहीं पकड़ पा रही है। तो ऐसे अपहरण और आतंक का पर्याय दस्यु डाकियों का बारे में जो मैंने सुना अपने जीवन काल में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, तब से मैंने पता किया कि भाई सुब्बाराव जी के इसके प्रेरक हैं, जिन्होंने 1972 और 74-75 में 2 बार में 654 बागियों का आत्मसमर्पण कराया। इन बागियों में माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, रूप सिंह जैसे कुख्यात डाकू हुआ करते थे। तो ये मेरे स्टूडेंट लाइफ का समय था जब मैंने भाई सुब्बाराव जी के बारे में सुना, जाना और उसका अध्ययन किया। मेरा अपॉइंटमेंट होने के बाद मैं 1972 के बाद मैं कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा भाई सुब्बाराव जी के प्रति अनवरत रही। मैं उनके संपर्क में आना चाहता था, लेकिन अभी मुझे कोई मौका और अवसर नहीं मिला। लेकिन वो भी समय आया जब मैं 1976-77 के आसपास चंबल के बीहड़ में जो उनके शिविर या कैंप लगा करते थे, उसमें मैं जाकर सम्मिलित हुआ। तो चंबल में उनके शिविर बागचीनी ग्राम में हुआ करते थे। बागचीनी वो बीहड़ इलाका है जहाँ पर रिवाइंस हैं, चंबल के बीहड़ हैं, जहाँ डाकू छिप जाते हैं वारदात करने के बाद। तो ऐसे रिमोट एरिया में चंबल में उनके शिविर हुआ करते थे, जिसको मैंने शुरुआत में किया।
जब मैंने भाई जी का शिविर पहला शिविर किया और उन्होंने मुझे जो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैं प्रोफेसर था मेरे कॉलेज में, तमाम मेरे साथ कॉलेज के लोग गए आए, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लोग मेरे साथ नहीं चल पाए। लेकिन उनका एक भजन मेरे दिमाग में आज तक गूंजता है, जो पहला भजन मैंने सुना था, मन लागो मेरो या फ़कीरी में, जो सुख लाही अमीरी में, वो सुख है आयो फ़कीरी में। तो फ़कीराना अंदाज में जो भाई जी ने, जिन्होंने कामराज के साथ, नेहरू जी के साथ सेवा दल में रहकर काम किया है, वो इतनी बड़ी काम को छोड़कर और एक चंबल के बिगड़ में जाकर डाकुओं का समर्पण कराने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो उसमें होते राजनेता में, या मतलब उस फील्ड में होते राजनीति में, तो वो देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक जा सकते थे। लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर और सर्वोदय का रास्ता अपनाया। सर्वोदय का रास्ता विनोबा जी के सानिध्य में रहकर, जयप्रकाश के सानिध्य में रहकर उन्होंने सर्वोदय का रास्ता अपनाया और उन्होंने इस तरह से चंबल में डाकुओं का समर्पण कराया। तो इस तरह से मैं भाई जी के संपर्क में आया और भाई जी के संपर्क में आने के बाद मैं अनवरत भाई जी के साथ जुड़ गया। 77-78 के बाद 80 में मैं भाई जी के साथ लेह लद्दाख कैंप करने गया। लेह लद्दाख कैंप एक दुर्गम इलाके में कैंप था, वहाँ भी 10 दिवसीय कैंप हुआ जो मैंने किया। उसके बाद मैं अपना पीएचडी करने के लिए सागर चला गया। 4 साल का मेरा अंतराल रहा। उस दौरान मैंने 84-85 तक कोई शिविर नहीं किए। 80 और 84 के बीच में, 84 और 85 के आने के बाद, लेकिन मेरा मन तो ये था कि कॉलेज के अलावा जो मेरे पास समय बचा वो भाई जी के लिए जाता था। और 85 के बाद मैं फिर से भाई सुब्बा राव जी के साथ जुड़ गया। कॉलेज से, चूँकि मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ था, एनएसएस और तमाम संगठन, वो एनएसएस है या ये एनसीसी है, इसके बच्चे हमारे संपर्क में रहते थे। बीएससी और एमएससी के बच्चे हमारे संपर्क में रहते थे। पीएचडी के बच्चे हमारे संपर्क में रहते थे। तो ये सारे बच्चे हमारे संपर्क में रहते थे, ग्रामीण अंचल के, शहरी अंचल के। तो मैंने बाबा आमटे के साथ, सुब्बा राव जी के साथ और इन सब संस्थाओं के साथ काम किया है। बहुत अवसर मिला तो भाई जी के साथ मैंने धीरे धीरे उनके साथ रहकर और युवाओं को भेजना शुरू किया। तो एक बुंदेलखंड क्षेत्र, झांसी का क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र भाई जी के साथ पूरे संपर्क में आया। सद्भावना रेल यात्रा हो या भाई जी के शिविर हों, लेह लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार तक या ईटानगर से लेकर ओखा तक, सभी जगह भाई जी के शिविर कैंप होते थे। आतंकवादी जहाँ पर विशेष रूप से आतंक का पर्याय हुआ करता था, माओवाद के ठिकाने हुआ करते थे, भाई जी वहाँ शिविर लगाते थे। तो हम लोग सारे लोग वहाँ जाते थे शिविर में और युवाओं को प्रेरित करते थे। और प्रेरणा का आप देख रहे हैं कि जिस तरह से युवाओं को प्रेरित करना कि उनमें कुछ ऐसी बात आए कि वो अपने क्षेत्र में यहाँ से जो सीख रहे हैं वो ले जाकर अपने क्षेत्र में उसको भलीभूत कर सकें। तो यही उद्देश्य भाई जी का था और यही उद्देश्य उनसे जुड़े हुए हम जैसे लोगों का है। आज मैं 80 के आसपास पहुंच रहा हूं, मेरी उम्र 80 के लगभग होने जा रही है, लेकिन अभी भी मुझ में वो जज्बा है कि भाई जी के काम करने की ऊर्जा, उनके द्वारा दी हुई जो ऊर्जा है वो मेरे अंदर है, जो काम कर रही है और मैं अनवरत भाई जी के लिए काम करता रहता हूँ। धन्यवाद। इसमें सर कैंप का स्वरूप कैसा, शिविर का स्वरूप कैसा होता है? देश के अलग अलग हिस्सों में करवाया जाता है, वर्ष भर में कितने कैंप होते हैं? देखिए, कैंप का स्वरूप ऐसा है कि पहले भाई जी को प्रपोजल भेजते थे सरकार के द्वारा, क्योंकि जो सरकार का उद्देश्य है और भाई जी का उद्देश्य है युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। युवा अपने मुख्य धारा से विचलित होकर, अलग होकर, कहीं वो हथियार ले रहे हैं, कहीं कोई डकैती कर रहे हैं, कहीं रायजनी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई रोज़गार नहीं है, कोई ऐसे अवसर नहीं है, तो उनको क्या है कि वो रास्ते से भटक रहे हैं। तो उनके भटके हुए रास्तों को लाने का, क्योंकि जब उन्होंने चंबल के बागियों पर जो एक्सपेरिमेंट किया और वो सफल रहा, इतने
कुख्यात डाकुओं का उन्होंने समर्पण कराया, तो उन्होंने युवाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, जिससे कि देश की एकता और अखंडता कायम रह सके। देश की एकता और अखंडता के लिए युवाओं का उन्होंने आह्वान किया, और देश भर के कोने कोने में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां उन्होंने कैंप न लगाया हो, सारा प्रदेश में। और पूरे 9 महीने वो इंडिया में, हिंदुस्तान में कैंप लगाते थे। इन बरसात के दिनों में चूँकि संभव नहीं रहता है कैंप लगाना, तो वो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, विदेश चले जाते थे। प्रवासी भारतीयों के बीच में वो शिविर लगाते थे, वो उनको बुलाते थे और अपने बच्चों को कहते थे कि इनको कुछ गांधी जी के बारे में, कुछ देश के बारे में, कुछ आध्यात्म के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में सिखाइए। अंततः सर, आपका युवाओं के लिए कोई मैसेज, समाज के लिए मैसेज, युवाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अब मेरा मैसेज तो यही है कि समाज के लिए, देखिए, युवाओं के लिए मैसेज ये है कि आज की सब परिस्थितियों में, भाई जी कहते थे कि देश या सरकार हमें क्या दे सकती है, इससे ऊपर उठ के अगर सोचने की बात है तो भाई जी कहते थे कि जो कुछ माँ बाप ने दिया और जो कुछ सरकार ने दिया वो अपना काम है, लेकिन आप देश को क्या दे सकते हैं, ये सोचने की बात है। आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने की बात है। जब आप युवा होंगे, आप युवा होने के बाद आपका, तब आप जॉब में आएंगे, व्यापार करेंगे, अधिकारी बनेंगे, जो कुछ भी बनेंगे, लेकिन आपके पास जिम्मेवारी आएंगी। लेकिन उसका, वो कहते थे, 1 घंटा देश को और 1 घंटा देह को, शरीर को, जिससे कि शरीर भी स्वस्थ रहेगा और देश भी स्वस्थ बनेगा। तो ये उनका कल्पना थी, ये उनका था। जब उनसे पूछते थे भाई जी से, भाई जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहते, मेरा स्वास्थ्य भारत माता से अच्छा है, भारत माता से अच्छा है। क्योंकि आज के समय में जो विघटनकारी तत्व हैं, जो इसको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, जो शक्तियां भारत को कमज़ोर करने में लगी हैं, नीचे लाने की कोशिश कर रही हैं, उनको मजबूत करना है। और बाकी देश कितने ऊपर जा रहे हैं, और हम अभी उस ऊंचाई पे, हम विकासशील हैं, विकसित नहीं हैं। हम क्या हैं? अभी विकसित हैं। मैं अजय कुमार पांडे 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश शासन से ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ हूँ। सार्वजनिक जीवन की यात्रा एक तरह से मेरी 1985 से शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ 1985 को इंटरनेशनल यूथ ईयर के रूप में मना रहा था। इंटरनेशनल यूथ ईयर के ही संदर्भ में एक शिविर पोरबंदर में लगा। हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र थे। वहाँ एक लंबी यात्रा तय करके गए थे। हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ और था। शिविर में रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उद्घाटन सत्र शुरू हो चुका था और अमर सिंह चौधरी तत्कालीन मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शिरकत किए हुए थे। कार्यक्रम खत्म हुआ, लंबी यात्रा की थकान थी, तब तक हुआ कि खाना खाइए, खाना खाइए। भोजन के लिए तैयार। हम लोग पहुंच गए। हम लोगों के हाथ में प्लेट नहीं था। कहा गया प्लेट नहीं लाए। अरे हम लोगों ने कहा कैदी हैं क्या कि प्लेट लेके अपना आएंगे। तो देखे कि जो हाफ पैंट पहना हुआ व्यक्ति था वो भी लाइन में लगा हुआ था, जो मंच पर दिखाई दे रहा था मुख्यमंत्री जी के साथ, और मुख्यमंत्री जी भी लाइन में लगे हुए हैं। खैर किसी तरह से किसी शिविरार्थी का प्लेट ले करके और हम भी लाइन में लग गए, खाना खाए। फिर एक बड़ा सा माधवाड़ी कॉलेज है पोरबंदर में, उसके एक बड़े से कमरे में दरी बिछी हुई थी और वहीं हम लोगों को
कहा गया कि आप लोग यहीं रहेंगे, अपना बिस्तर लाए हैं तो बिस्तर बिछा लीजिए। बड़ा कष्ट हुआ, कहाँ आ गए इतनी लंबी यात्रा करके, इस फर्श पर सोना और अपना प्लेट लाना, लाइन लगा के भोजन लेना, ये इस तरह का अनुभव था ही नहीं। खैर, लंबी यात्रा थी इसलिए नींद लग गई जल्दी, गहरी नींद थी। तब तक सीटी बजी, उठो उठो उठो, रैली पोस्ट पर चलो। अरे रैली पोस्ट क्या होता है, रैली पोस्ट पे चलो। अब जाना ही था और अपने परिधान बदलने का भी मौका नहीं दिया गया, जैसे हो वैसे ही चलो। खैर, रैली पोस्ट पर गया तो एक बड़ी मधुर सी आवाज सुनाई दी, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। हम लोग भी दोहराए, थोड़ा सा अच्छा लगा तो आगे वापस देखे, वही पीटी मास्टर जो अमर सिंह चौधरी के साथ मंच पे था, अभी यहाँ गीत गवा रहा है। खैर, अब तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन क्योंकि अपेक्षाएं तो हमारी और थी कि शिविर में हमको वीवीआईपी के रूप में ट्रीट किया जाएगा, हम बीएचयू के छात्र थे। इसी बीच 2 अक्टूबर आया, बल्कि उसके पूर्व एक घटना घट गई थी। कुछ खाने को लेके दिक्कत हुई तो हम लोगों ने आंदोलन कर दिया और गुजराती साहित्य के एक बड़े साहित्यकार गुणवंत भाई शाह आए हुए थे, और गुणवंत भाई शाह के साथ वो पीटी मास्टर भी थे। चूंकि खाने में दिक्कत आई थी, हमारे साथ के एक बच्चे को स्थानीय कूक ने मार दिया था, विरोध स्वरूप मैंने आंदोलन कर दिया। और उसी आंदोलन के दौरान हमने गुणवंत भाई शाह और उस पीटी मास्टर को, जो बहुत ही सक्रिय दिख रहा था, एक कमरे में बंद कर दिया। हड़कंप मचा। खैर, 1 घंटे बाद ताला खुला तो उस पीटी मास्टर ने हाथ रखा मेरे पीठ पर, लेकिन वो पीटी मास्टर का हाथ स्पर्श जो था वो बड़ा अद्भुत अलौकिक था। वो लगा कि आध्यात्मिक शक्तियों का वह पुंज है पीटी मास्टर। मेरे आंखों से आंसू झरने लगे, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता। मैं उस पीटी मास्टर से अभी परिचित नहीं हुआ हूं। 2 अक्टूबर आया, पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में हम लोगों को लाइन लगा के, जिसको पीस मार्च कहते हैं, गीत गाते हुए पहुंचे। वहां पहुंचे कीर्ति मंदिर में, जो गांधी जी का आवास पोरबंदर का है, वहां भी मुख्यमंत्री पहले से पहुंचे हुए थे। ये पीटी मास्टर वहां भी मंच पर, और अमर सिंह चौधरी पैर छू रहे हैं। खैर, वहां गीत वो गाने लगे, और गीत कुछ ऐसा, वो वैष्णो जंतु तेनो कहिए। एक मेरे बगल में गुजराती लड़का बैठा हुआ था, उसके पास छोटा सा रेडियो था। वो रेडियो खोला तो रेडियो से भी वही आवाज आ रही थी। बाद में वो उद्घोषक महोदय ने उस पर जो सूचना दिया कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के आवास कीर्ति मंदिर पोरबंदर में देश भर के आए हुए युवा भाई बहन डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव के नेतृत्व में आए हुए हैं, जिन्होंने चंबल के मोहर सिंह, माधव सिंह, मलखान सिंह जैसे 654 डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया था। इतनी बात सुनते ही मुझे लगा कि एक देवता का तिरस्कार किया जा चुका है मेरे के द्वारा। कहते भी हैं कि अपरिचित देवता तिरस्कृत होता है, और मेरे द्वारा एक देवता का तिरस्कार किया गया। और वह पीटी मास्टर जिसको मैं समझता था, वो हमारे प्रातः स्मरणीय, पूज्यनीय, आदरणीय, हमारे प्रिय
भाई जी यानी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी थे, और शायद मैं समझता हूँ कि वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और फिर जो जुड़ाव हुआ, वो जुड़ाव क्रमशः बढ़ता गया। मैं गहराई नापने की कोशिश की, वो और गहरे होते गए। मैंने ऊंचाइयां नापने की कोशिश की, वो आकाश से भी ऊंचे दिखाई देने लगे। मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य की प्रखरता भी थी वहां, और चांद की शीतलता भी थी वहां। क्या स्निग्धता थी, लेकिन नियम को लेकर के कितने दृढ़ संकल्पित थे वो, कितने कठोर थे, लेकिन मानवीय गुणों से लबालब। संवेदनाएं उनके पोर पोर से टपकती थी। ऐसे थे हमारे एस.एन. सुब्बा राव भाई जी, जिन्होंने 1970 में राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना इसलिए की कि उन्हीं के प्रयास से विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में एनएसएस की जो स्थापना हुई, वो उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था। 1967 में वर्धा में सेवाग्राम में जो सबसे पहला एनएसएस का शिविर लगा, वो भाई जी के ही देखरेख में हुआ। भाई जी ने वहाँ पहली बार वी शैल ओवरकम समडे गीत गाया था। तो उनको लगा कि एनएसएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों को मिल गया जहाँ से वो समाज सेवा का पाठ सीख सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ये मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी में जाने का, उनके लिए क्या? तो 1970 में उन्होंने राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना की, और राष्ट्रीय युवा योजना की स्थापना की तिथि से लेकर आज तक अनवरत रूप से देश के कोने कोने में युवा शिविर आयोजित होते आ रहे हैं। जिन क्षेत्रों में आम लोग नहीं पहुंच पाते, वहाँ भाई जी युवाओं को लेके पहुँचे। अंडमान में शिविर हुआ, लक्षद्वीप में शिविर हुआ, तवांग में शिविर हुआ, लद्दाख में शिविर हुआ। जहाँ दैवी आपदा आए वहाँ, जैसे 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया, हम सब लोग, मैं तो उस समय सेवा में आ चुका था, लेकिन 1 महीने का स्पेशल अवकाश, विशेष अवकाश मुझे मिला था भाई जी के नाम पर, और मैं उड़ीसा में खूब राहत कार्य किया। तो ऐसे हमारे पूज्य भाई जी, ऐसे हमारे आदरणीय भाई जी, जिनका एक ही मिशन था, जिनका एक ही लक्ष्य था, जिनका एक ही उद्देश्य था, जिनकी एक ही इच्छा थी, जिनकी एक ही अभिलाषा थी कि हमारा देश सुंदर बने, बेहतर बने, हमारे देश में किसी भी तरह का कोई विकार न हो, और इसके लिए वो युवाओं के माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धार्मिक सहिष्णुता, भाषाई समरसता के लिए युवा शिविरों के माध्यम से लगातार प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे। और निश्चित रूप से उनकी वो कोशिश 2021 में 27 अक्टूबर को उन्होंने अपना स्थूल शरीर तो त्याग दिया, लेकिन हम सबके साथ वो सूक्ष्म रूप में हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं से हम संवेदित होकर के आज देश में शिविर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाई जी जहाँ कहीं भी होंगे संतुष्ट होंगे, तृप्त होंगे कि उनके विचारों को हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पालमपुर में, हिमाचल में, देश के 24 राज्यों से करीब 200 से ज़्यादा नौजवान साथी आए हैं। इस शिविर में जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, उसके भी नौजवान साथी आए। शिविर में हम करते क्या हैं, ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? इस शिविर का नाम है राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व विकास शिविर, नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूथ लीडरशिप कैंप। तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए इकट्ठे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2,
कि देश में ऐसे युवाओं के नेतृत्व वाले ऐसे युवा तैयार हों जो भारत का काम और दुनिया में जय जगत के काम को आगे बढ़ा सके। तो इन दो उद्देश्यों से ये शिविर हो रहा है। इस शिविर की प्रेरणा हम सबके श्रद्धेय, हम सबके गुरु आदरणीय डॉक्टर एस एन सुब्बा राव, जिनको हम लोग भाई जी कहा करते थे, उनकी प्रेरणा से हो रहा है। भाई जी हमने अपना शरीर 2021 में छोड़ा और पिछले 5 साल से लगातार हम ये शिविर उनकी याद में, उनकी प्रेरणा से करते जा रहे हैं। हमने भाई जी से यही सीखा है, भाई जी ने हमें यही सिखाया है कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा के लिए हम काम करते रहें और देश को, एक अखंड भारत को मजबूत रखें, इसके लिए योगदान हमारा रहे। आखिर ये 24 राज्यों के नौजवान जब एक हफ्ते साथ रहेंगे तो करेंगे क्या? भाई जी ने हम सबको बताया कि एक हफ्ते साथ में खेलेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में श्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे, साथ में गीत गाएंगे, साथ में नाचेंगे, साथ में बात करेंगे, साथ में एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। एक दूसरे को समझने की कोशिश का मतलब है कि केरल वाला यूपी वाले को समझेगा, यूपी वाला महाराष्ट्र वाले को समझेगा, महाराष्ट्र वाला मणिपुर वाले को समझेगा, मणिपुर वाला दिल्ली वाले को समझेगा, दिल्ली वाला हमारे आंध्रा वाले साथियों के साथ दोस्ती करेगा। तो ये जो मैत्री है, देश के नौजवान आपस में एक दूसरे को मैत्री करेंगे, एक दूसरे के संस्कृति को, सभ्यता को, आचार को, विचार को, भाषा को, भाव को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे सुंदर आधार है वो है मैत्री का आधार। जब मैत्री का होती है तो प्रेम प्रस्फुटित होता है और सबसे जो सुंदर रिश्ता होता है वो प्रेम का रिश्ता होता है। तो इस प्रेम और मैत्री के रिश्ते के आधार पर सुंदर भारत का निर्माण, सुंदर दुनिया के निर्माण, हमारे पड़ोसी के साथ हमारी दोस्ती कैसी हो, हमारे नौजवान साथियों की दोस्ती अच्छी होगी, भविष्य में हमारा रिश्ता अच्छा होगा। तो इस कल्पना के साथ ऐसे देश भर में नौजवान खड़े हो, उनका मन ऐसा बनाया जाए, इसलिए ये शिविर हम करते हैं। इसलिए करीब 5 वर्षों से बिना किसी, हम भाई जी के जाने के बाद हमारे पास न अकाउंट है, न साधन है, न संसाधन है, न कोई पैसा है। ये अद्भुत बात है, लेकिन हम हर साल 6 से 8 शिविर हर साल हम भाई जी की याद में कर रहे हैं। ये अपने आप में अनोखी घटना है कि लोगों के सहयोग से, लोगों के साथ से और भरोसे से, क्या भरोसा है तभी शायद ये हो पा रहा है, और भाई जी का आशीर्वाद है। तो भाई जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से और लोगों के भरोसे पर, स्थानीय आयोजकों के सहयोग से हम ये शिविर कर रहे हैं, जिसमें बिना पैसे, बिना अकाउंट, सबके सहयोग से ये काम चल रहा है। तो ये सबके सहयोग और भरोसे का अद्भुत उदाहरण है ये शिविर, कि पिछले 5 सालों से चल रहा है। हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय सिद्धू जी जो मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, आदरणीय गुप्ता सर जो ट्रेजरार ट्रस्टी हैं, और भाई जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरी जवानी उन्होंने खपाई है इस काम के लिए। हमारे अजय भैया जो एक बड़े उच्च पद पे थे उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन जीवन भर युवाओं के काम को उन्होंने भाई जी के साथ किया है। हमारे बाकी साथी, जिसमें इस बार तो धर्मेंद्र भाई ने बहुत सुंदर संभाला, हमारे जालंधर भाई सेवाग्राम आश्रम के हैं, वो अपना पूरा समय देते हैं शिविर में। हम सब ये मानते हैं कि ये भारत माता का काम है, हम सब ये मानते हैं कि ये देश की अखंडता, एकता को करने वाला काम है, और ये स्पिरिचुअल काम है, आध्यात्मिक काम है। और अध्यात्म के काम में थकान नहीं होती, निराशा नहीं होती। तो उसी उत्साह के साथ हम ये काम करते हैं, और भाई जी की प्रेरणा और आशीर्वाद हमारे साथ है। देश भर से नौजवान लौट जाएंगे यहाँ से और अच्छी यादें लेकर के जाएंगे। उनके जो फ़ोन की डायरेक्टरी होगी
बहुत सारे तो नौजवान ऐसे हैं जो पहली बार पहाड़ों पे आए हैं, बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो पहली बार घरों से निकले हैं, पहली बार ट्रेनों से आए हैं, ऐसे भी नौजवान। तो विविध भाषा, विविध जाति, धर्म, हम शाम को सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। नौजवान सभी धर्म क्या कहते हैं विचार साथ लेकर के जाते हैं। नौजवान सभी भाषाएं क्या कहती हैं, हमारी कौन कौन सी भाषाएं हैं, उसका ध्यान वो करके साथ में उसका ज्ञान लेकर के जाते हैं, उस पर एक दृष्टि लेकर के जाते हैं। तो अनेकता में एकता, और भारत माता की कितने सुंदर ये देश में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस देश में हम पैदा हुए हैं। इस भाव के साथ जाते हैं, गर्व के साथ जाते हैं, और ये शिविर लगातार जीवन भर चलाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। परमात्मा की कृपा से ये होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इसमें समय निकाला, खासतौर पे इन दोनों नौजवान साथियों का जिन्होंने समय निकाला। शायद ये नहीं होते तो ये हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अनुराग और प्रतीक दोनों का बहुत आभार और धन्यवाद। नेशनल यूथ प्रोजेक्ट जिस नाम की संस्था में हम काम करते हैं, इसके फाउंडर जो थे हमारे डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी, जिन्हें हम प्यार से भाई जी कहते थे, वो अब तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ से हम प्रेरित होकर मैं लगातार पिछले 37-38 साल से नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ तक नेशनल यूथ प्रोजेक्ट की बात है, भाई जी डॉक्टर एस एन सुब्बाराव जी जब पहले छोटे थे तो अब आज़ादी के लिए वो जेल चले जाते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में नारे मारते मारते, तो उनको पकड़ के थाने ले जाते थे, सुबह ले जाते थे, फिर बच्चे होने के कारण शाम को छोड़ देते थे, फिर नेक्स्ट डे वो फिर बच्चों को लेके करते थे। तो उन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लाई, और आज़ादी के बाद वो फिर देश के निर्माण में लग गए। तो उनकी शख्सियत को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू के समय उनको रख लिया उन लोगों ने, OSD रहे वो जवाहरलाल नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। और भाई जी शुरू से ही जो उनका देश निर्माण के लिए, देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए उनके मन में एक उत्साह था, उनके मन में एक चीज़ थी कि मेरा देश एक होना चाहिए, यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने 47 के दंगे देखे थे, देश की डिवीज़न देखी थी। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि जो यूथ है, नौजवान है, नौजवान ही देश को बना सकते हैं, नौजवान ही देश का निर्माण कर सकते हैं। तो फिर NSS को स्कीम बनवाई उन लोगों ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम उन लोगों ने NSS जो लागू कराई कॉलेजेस में। तो NSS के फाउंडर भी वही रहे, और NSS का पहला कैंप सेवाग्राम आश्रम वर्धा में हुआ, वो भी भाई जी ने किया। फिर वो छोड़ के सियासत चले गए चंबल वैली, और डाकुओं को प्रेरते रहे। उनको लगा कि नहीं, मेरी ज़रूरत यहाँ नहीं है, वहाँ है। तो डाकुओं को प्रेरते प्रेरते वो चंबल के 654 डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया। 1972 में जब डाकुओं का आत्मसमर्पण हुआ, तब वहाँ से उन लोगों ने, भाई जी ने महसूस किया कि स्टूडेंट तो जो हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो तो इसमें NSS के ज़रिए या NCC के ज़रिए काम कर सकते हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो नॉन स्टूडेंट हैं, जो गांव के लोग पढ़े नहीं हैं, कम पढ़े हैं, या स्टूडेंट अपनी लाइफ जब पढ़ के ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद उनको देश के लिए कोई निर्माण करना हो, तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो फिर नेशनल यूथ प्रोजेक्ट वहीं से यहाँ आत्मसमर्पण की रस्म हुई चंबल में। तो भाई जी ने वहाँ से फिर नेशनल यूथ प्रोजेक्ट का निर्माण किया, और नेशनल यूथ प्रोजेक्ट का बिल्कुल NSS से वर्क जैसा ही काम है, थोड़ा हटके भी है, क्योंकि यहाँ नॉन स्टूडेंट आते हैं, यहाँ स्टूडेंट भी आते हैं, यहाँ बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। तो भाई जी ने 1972 से लेकर लगातार कैंप करने शुरू किए। पहले कैंप तो वो चंबल वैली में ही करते थे। 1976 के बाद फिर वो पूरे देश में कैंप करने लगे, और धीरे धीरे संस्था का जो दायरा था, लोग उनके बारे में जानते गए, और संस्था जो बढ़ती गई। तो 1976 के बाद तो फिर ये पूरे इंडिया में फिर धीरे धीरे जब जुलाई अगस्त जहाँ बारिशें होती है, तब फिर इंटरनेशनल पे भाई जी जाते थे, अमेरिका, कनाडा, दूसरे जर्मनी, यूरोप में, तो वहाँ कैंप करते थे। नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के माध्यम से
मैं 1972 से जे अगर आज तक की बात करूं तो यहाँ भाई जी की सोच के मुताबिक नेशनल इंटीग्रेशन पे काम किया। वहाँ नेचुरल डिजास्टर जहाँ जहाँ हुए वहाँ NYP ने इमीडिएट रिलीफ कैंप किए, बड़े लंबे कैंप किए। उनमें से जहाँ भूकंप आया तब, जहाँ कोई साइक्लोन आया तब, उड़ीसा में साइक्लोन आया तो हमने 1 महीना काम किया और डेड बॉडीज़ एक महीने बाद भी हमने वहाँ वहीं ऑर्डर था कि वहीं इसके ऊपर तेल डालो, वहीं जला दो, क्योंकि स्मेल बहुत थी। ऐसे ही उत्तरकाशी में, लतूर में और भुज में मैंने काम किया भाई जी के साथ। तो देश के निर्माण में भी वो निर्माण के लिए भी काम करते थे। और तीसरा, जहाँ दंगे फसाद होते थे इमीडिएट वहाँ भी कैंप करते थे भाई जी। तो आज भाई जी तो हमारे बीच नहीं हैं, उनकी तो 94 ईयर के बाद डेथ हो गई। तो लेकिन वो संस्था जो है नेशनल यूथ प्रोजेक्ट ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट हम जो उनके पुराने साथी हैं उनकी सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं नेशनल यूथ प्रोजेक्ट को। तो हम अलग अलग कैंप कर रहे हैं और ये कैंप पूरे देश में होते रहे हैं, जहाँ आज तक लाखों ही जो लोग हैं, लाखों ही नौजवान हैं, वो इस कैंप के माध्यम से कैंप के माध्यम से वो बहुत कुछ सीख चुके हैं और देश के निर्माण में लगे हैं। मैं एक और बात भी बताऊं कि इस कैंपों के जरिए बहुत से लीडरशिप कैंप भी करते हैं और कैंपों के जरिए बहुत लीडर पैदा भी हुए। मुझे ये बताने में भी गर्व है कि भाई जी के कैंपों से निकले CK जाफ़र शरीफ इंडिया के रेलवे मंत्री रहे और भाई जी के कैंपों से निकले हुए अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। और ऐसे तो मैं कितने नाम गिनाऊं, मुझे याद भी नहीं है। मैं भाई जी के साथ कई बार दिल्ली में कभी फ्री टाइम होता था तो बैठते थे, तो भाई जी का खाना कोई MP बुला रहा है, कोई मंत्री बुला रहा है, और बहुत सिंपल भाई जी जाते भी उनके घर ही थे, जो बहुत ईमानदार लोग थे। अदरवाइज तो भाई जी बड़े बेबाक थे, वो तो सबको बोल देते थे। भाई जी ने फिर एक और काम किया कि NYP के थ्रू के बच्चों को भी थोड़ा प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो इनपुट है बच्चों के ब्रेन में, वो 12 साल तक जो इनपुट होती है वही पूरी उम्र रिएक्ट करती है, वो आगे वही एक्सप्रेस करते हैं बच्चे। तो भाई जी ने 9 से 12 साल के बच्चों का भी कैंप करने शुरू किए। तो हर साल एक कैंप जो था 9 से 12 साल के बच्चों का भाई जी करते थे। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं कि एक कैंप बच्चों का करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि आपके तो नौजवानों की उम्र तो पहले 35 साल थी, अब 30 साल कर दी, फिर 30 से भी घटा के 25 कर दी डेफिनेशन। लेकिन एक बार सरकार ने भाई जी से पूछा कि आप नौजवानों की डेफिनेशन क्या है, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए। तो भाई जी ने बोला कि जो 25 साल का है, 20 साल का है, अगर वो बिस्तर में सुबह सोया है तो वो बूढ़ा है। अगर 80 साल का बूढ़ा सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज कर रहा है और देश के निर्माण के लिए काम कर रहा है तो वो जवान है। जवान आत्मा होनी चाहिए, अंदर की एनर्जी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे कैंपों में तो बहुत बुजुर्ग लोग भी 78 ईयर के राठी जी भी हैं, यहाँ और भी बहुत लोग हैं जो 50-60 से ऊपर हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब नौजवान की डेफिनेशन, नौजवानों की जो जिनमें काम करने की क्षमता है, जिनके अंदर क्रिएटिविटी है, जिनके अंदर करने की कोई चेतना है, उसकी उम्र का कोई बंदिश नहीं है, उसकी उम्र का कोई कैप नहीं है। अगर नौजवान हैं वो बिस्तर में सोए रहते हैं, फ़ोन देखते रहते हैं, आलस के मारे हैं, उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, सोच नहीं है, तो वो बूढ़े हैं, उनकी सोच बूढ़ी है, वो आलस के मारे हुए हैं। तो यही डेफिनेशन है। इसीलिए हमारे कैंपों में तो सब लोग आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, नौजवान भी आते हैं और बड़े लोग भी आ जाते हैं। तो हम किसी को मना नहीं करते, लेकिन मोस्टली ट्राई करते हैं कि नौजवान पीढ़ी आए जिनके ऊपर अभी लंबा टाइम उनके ऊपर देश की जिम्मेवारी है। जो कैंप की रोज़चर्या की रूटीन है, जो कैंप ऐसे कैंप है, नेशनल इंटीग्रेशन और लीडरशिप कैंप कह लिए, कम्युनल हार्मनी कैंप कह लिए, तो इनकी रूटीन तो एक फ़िक्स रहती है कि हम सुबह उठाते हैं, सुबह युवा गीत करते हैं। तो उसका मकसद यही होता है युवा गीत का कि सबको बिस्तर से निकाल के बाहर लाना है। तो बाहर लाने के लिए एक गीत गाते हैं इकट्ठे होकर। तो गीत के माध्यम से जब हम इकट्ठे होकर बिस्तर से बाहर आकर गीत गाते हैं तो जोश
वाला गीत है, देश के निर्माण वाला गीत है, नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे, लो कदम बढ़ाओ रे, कि आगे देश के लिए कदम बढ़ाइए, ऐसा वो गीत है पूरा, और जोश भर देता है। उसके बाद जब हम योगा करवाते हैं या एक्सरसाइज करवाते हैं, एक्सरसाइज योगा कुछ भी करवा लीजिए, उसका मकसद है कि भाई जी कहते थे 1 घंटा दे को 1 घंटा देश को, कि कम से कम हमारी रोज़चर्या की जो रूटीन लाइफ है हर आदमी की, वो 1 घंटा अपने शरीर के लिए दान करे। दान का मतलब ये है कि अपने शरीर को शोधने के लिए एक्सरसाइज करे, काम करे और उसको तंदुरुस्त रहे, और 1 घंटा वो रोज़ देश के लिए लगाए। 24 घंटे हैं तो 2 घंटे भाई जी मांगते थे कि 1 घंटा दे को 1 घंटा देश को। तो उसके उसी सोच को लेके हम जो करते हैं, सुबह की एक्सरसाइज के बाद फिर फ्लैग होस्टिंग होती है। तो फ्लैग होस्टिंग का है कि बहुत से लोगों को आज भी पूछ लीजिए, मैं तो ये नहीं कहता कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे हैं, कॉलेजेस के हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, या उनको तो छोड़िए, बहुत से सरकारी ऑफिसर्स जो सरकारी डिपार्टमेंट में, उनसे 95% लोगों को झंडा बांधना ही नहीं आता, उसके फहराने का जो मर्यादा है वो नहीं मालूम है। तो हमारे कैंपों में हम कोशिश करते हैं रोज़ एक फ्लैग होस्टिंग हो, रोज़ नए स्टूडेंट्स जो हमारे पास कैंपर्स आते हैं उनमें से किसी को चीफ गेस्ट बनाएं, उनके हाथों से फहराएं, रोज़ बांधने वाला झंडा, उसको कमांड देने वाला वो भी नया हो, ताकि ये सब लोग सीखें। फिर ब्रेकफास्ट के बाद 1-2 घंटे श्रमदान वही कि मतलब देश को 1 घंटा देना चाहिए। तो हम कैंपों में 2 घंटे रखते हैं, कि जैसे एनएसएस में पहले भाई जी की सोच थी, ऐसे ही नेशनल यूथ प्रोजेक्ट में भी 2 घंटे देश के निर्माण के लिए लगाएंगे। जहाँ कोई भी प्रोजेक्ट वर्क कैसा भी, कोई पेड़ लगाने हैं, ट्री प्लांटेशन करनी है, कोई नाला खोदना है, कोई बिल्डिंग का निर्माण है, जो एरिया के हिसाब से जहाँ हम कैंप कर रहे हैं वहाँ सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से हम प्रोजेक्ट वर्क चुनते हैं। तो रोज़ 2 घंटे लगाते हैं। दोपहर से पहले 1 घंटा लैंग्वेज क्लासेस होती है। लैंग्वेज क्लासेस का मतलब बड़ा क्लियर है। भाषा के आधार पे कितने देश बट गए, पाकिस्तान बट गया, रशिया कितने टुकड़ों में हो गया, कितने कंट्रीज़ का नाम लें, और जिनकी भाषा एक थी वो भी बट गए। ये नहीं है, क्योंकि पेशेंस नहीं है, एक दूसरे को टॉलरेशन नहीं है, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को जानने की। वो उसमें सबसे बड़ा बैरियर क्या होता है? भाषा। अगर हमें भाषा किसी की मालूम है, मान लीजिए आप पंजाब आते हैं, तो मुझे आप चलते जाएंगे तो हमें सत श्री अकाल बुलाएंगे तो हम स्पेशल अट्रैक्शन देंगे आपको, हमारा स्पेशल ध्यान जाएगा, यार इसको पंजाबी आती है, तो अंदर से मन खुश हो जाता है। मैं एक बार कनाडा में था तो सैर कर रहा था, तो एक गोरा लागे पोस्टमैन निकला, तो उसने बोला भाजी सत श्री अकाल। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जहाँ तो पंजाबी नहीं है, तो अंदर से मन खुश हो जाता है। तो मैंने उसको रोक के उसको जफ़ी पा के मिला। मतलब अगर मुझे उनकी भाषा आती होती, अगर मैं केरला वालों को ऐसे उसकी भाषा में पूछूं, भाई साहब क्या हाल है, केरला में मतलब मलयालम में, तमिल में काम जाओ, उड़ीसा भाषा में, किसी भी मान लीजिए, हमारे देश में तो ये रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज जो 21 है। अगर बोलियों की बात करें, बोली तो हर 50 किलोमीटर में जाके चेंज हो जाती है। 1056 बोलियाँ हैं अभी हमारे। तो अगर भाषा का बैरियर नहीं हो, हम एक दूसरे को जान सकते हैं, हम एक दूसरे को, हमारी एकता हो सकती है, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकते हैं। तो किसी की भाषा जानना ये बहुत बड़ा गुण है। तो हम 1 घंटा यहाँ बच्चों को यही कहते हैं कि जो आम बोलचाल की बात है वो एक दूसरे को सिखाते हैं। उड़िया वाला पूरे देश के लोग उड़िया सीखने जाते हैं, पूरे देश के लोग पंजाबी सीखने बैठ जाते हैं, पूरे देश के जिनका मन करता है कि मैंने मलयालम सीखनी है, वो किसी ने तमिल सीखनी है, तो वो हम लैंग्वेज एक्सचेंज उसे बोलते हैं। वो उसका पीछे मकसद यही है कि भाषा का बैरियर नहीं होना चाहिए, हम प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर हमें भाषा आती हो तो हम हर किसी की भाषा का रिस्पेक्ट दें। दोपहर के बाद हमारा लेक्चर सेशन होता है।
लेक्चर सेशन में कई बार आउटसाइडर भी आ जाते हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, जो रोल मॉडल हैं पूरे देश के नौजवानों के लिए, उनको भी बुलाते हैं। और ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि जो हमारे पास आएँ उनके अंदर भी बहुत प्रतिभा है। बहुत बार ऐसा होता है कि उनको समय नहीं मिलता, वो बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, नीचे बैठे तो बहुत नॉलेज भी होती है, लेकिन उनको बोलें कि माइक फड़ के वही बातें कर दो तो वो नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर। वो प्रतिभा जगाने के लिए कभी किसी ने उनको मौका ही नहीं दिया। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे उनको मौका देते हैं कि रोज़ आइए, नए लोगों को बुलाते हैं कि जो एक दिन बोला वो नए दिन नया अपना टॉपिक लेके आएँ। टॉपिक हम कोशिश करते हैं कि देश के निर्माण के लिए, देश की देशभक्ति के लिए कोई ऐसा कोई भी ले आए, तो उस पे बोले 2-3 मिनट 4 मिनट जितना भी उसका मन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बहुत बच्चे ऐसे निकलते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे अच्छे विचार आते हैं। हम भी सीखते हैं उनसे, ये नहीं कि उनसे हम नहीं सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। आदमी सारी उम्र सीखता रहता है, शिक्षार्थी है आदमी। तो इसके बाद फिर वही इंटीग्रेशन की बात है। तो शाम को हमारा टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। टैलेंट एक्सचेंज क्या है? अगर मुझे गरबा आता हो तो कितनी खुशी होती है गरबा वाले को, अरे पंजाबी को भी गरबा आता है। अगर केरला वाला भंगड़ा डाले पंजाब में तो हमें भी अचंभा होता है कि हमारी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, हमारे कल्चर को ये रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसमें फिर एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, फोक कल्चर। तो उसमें कोई कोई अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। कोई साउथ का डांस सीख रहा है, कोई कथक सीख रहा है, कोई ओडिया सीख रहा है, कोई बिहू डांस सीख रहा है, कोई भंगड़ा सीख रहा है, कोई गुजरात का गरबा सीख रहा है, मतलब ऐसे कोई कुचिपुड़ी डांस सीख रहा है। तो ऐसे अलग अलग डांस सीखते हैं, तो उससे भी कम्युनल हार्मनी पैदा होती है, इंटीग्रेशन जो पैदा होती है। तो गेम्स करवाते हैं, और गेम्स ये नहीं करवाते कि हम हॉकी खिला रहे हैं, हम क्रिकेट खिला रहे हैं। उसमें तो लिमिट रहती है कि 11 लोग खेलेंगे, वॉलीबॉल में 6 लोग खेलेंगे। हमारे में कोई लिमिट नहीं होती। जैसे जो गेम्स जो पहले होती थी, जो जब इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो गांव में लोग गेम खेलते थे। 10 हैं तो 10 खेल लेंगे, 20 आए तो 20 भी खेल लेंगे। ऐसी 15-20 गेम वो सिखाते हैं हम, कि ये नहीं होना चाहिए कि 5 खेल रहे हैं, 6 खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं किसी गांव में, तो बाकी लोगों को खेलने का मौका ही नहीं मिले, वो देखने के लिए बैठ जाएं। हम तो ऐसी गेम्स सिखाते हैं, हम 10 खेल रहे हैं, 10 और आ गए तो उनको भी बोलेंगे आओ आओ साथ में आ जाओ, क्योंकि लिमिट नहीं है उन गेम्स में। ऐसी गेम्स सिखाते हैं। शाम को उसके बाद दिनचर्या की हमारी रूटीन है कि हम सबका सम्मान करते हैं। जहाँ हम सभी देशवासियों का सम्मान करते हैं, वहाँ हम पूरी दुनिया के जितने भी रिकॉग्नाइज्ड धर्म हैं उनका भी सम्मान करते हैं। हमारे लिए परमात्मा एक है, हम सब परमात्मा के बंदे हैं। परमात्मा दुनिया का कोई हम मानते हैं कि इंसानियत का कोई धर्म नहीं है। इंसानियत अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। तो हम सभी धर्मों की थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके, उसका थीम लेके प्रार्थना करते हैं। सब लोग बैठ के करते हैं। ये नहीं कि मैं सिख हूँ तो मैं कुरान के आयतें नहीं पढ़ूँगा, ये नहीं मुझे गीता की आयतें पढ़नी पड़े तो मैं नहीं पढ़ूँगा। सब पढ़ते हैं। मुसलमान है तो वो भी गुरबानी का पाठ करता है। तो हम सब बैठ के, एक साथ बैठ के वो सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। और सर्वधर्म प्रार्थना के बाद फिर हम कल्चरल प्रोग्राम जो होता है हमारा रात को, शाम को, उसके बाद वो पूरे देश का कल्चर जो फोक कल्चर है, ये उसमें ये नहीं होता कि फिल्मी गाने हैं, कुछ है जो उनका ट्रेडिशनल डांस है, ट्रेडिशनल कल्चर है किसी भी स्टेट का, किसी भी एरिए का, तो वो सब प्रेजेंट करते हैं अपना अपना। तो हम सब देखते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब के पीछे एक यही भावना है कि हम एक दूसरे को जानें। जितना हम एक दूसरे को जानेंगे उतने हमारे डिफरेंसेस कभी पैदा नहीं होंगे, कभी ऐसी दंगे फसाद हो, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की भाषा की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो लड़ाई के चांस कहाँ हैं। परमात्मा के नाम से लोग झगड़ा करते हैं। मोस्टली जितने भी पूरी दुनिया में दंगे होते हैं, 2 चीज़ों के ऊपर होते हैं, या तो परमात्मा के नाम से होते हैं
जहाँ भाषा के नाम पे होते हैं। 95% जो राइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में इन दो चीज़ों के ऊपर होते हैं। अगर इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस नहीं रहेगा, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, तो फिर दंगे फसाद कहाँ होंगे, फिर तो चांस ही नहीं रहेगा। तो इस पूरी कैंप की जो भावना है पीछे, जो पूरे दिन की चर्या रहती है, उसमें कहीं ना कहीं हर काम के पीछे कुछ ना कुछ देश निर्माण का, इंटेग्रेशन का और एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, सत्कार करने का जो है वो भावना छिपी रहती है। थैंक यू सो मच सर। और एनवाईपी के जरिए जो राष्ट्र निर्माण का काम किया जा रहा है उसके लिए पूरा युवा और पूरा समाज एनवाईपी का कृतज्ञ रहेगा। और आपके विचारों और आपकी बातों के लिए भी शुक्रिया। एनवाईपी एक प्लेटफॉर्म है। मैं नहीं कहता कि और संस्थाएं नहीं करती है, पूरे दुनिया में बहुत सी लोग संस्थाएं लगी है। मैं उन सबको ही बधाई देता हूं जो देश के ऐसे पूरे वर्ल्ड को काम के लिए लगे हैं। आपने देखा होगा, हम बहुत बार यहाँ ये भारत माता की जय का नारा लगाते हैं, वहाँ हम जय जगत का नारा भी लगाते हैं। हमारे लिए पूरा जगत, हमारा पूरा विश्व, हम तो चाहते हैं पूरे विश्व में शांति रहे, पूरे विश्व के लोग एक साथ प्यार से रहें। कितनी लाइफ है, छोटी सी धरती है, अगर ब्रह्मांड में देखें तो हमारा अस्तित्व है क्या, बहुत छोटा। अगर परमात्मा ने ऐसी खूबसूरत लाइफ दी है हमें, तो हम प्यार से रहें, हम ज़िंदगी आनंद से जिएं, हम इसको और सुंदर बनाएं, इस धरती को, इसको बिगाड़े नहीं। तो हमारी यही रहेगी कि चाहे वो नेशनल यूथ प्रोजेक्ट के माध्यम से करें, चाहे किसी और प्लेटफार्म के माध्यम से करें, चाहे अकेले ही करें, लेकिन सब लोगों को 1 घंटा देश को देना चाहिए, 1 घंटा को देना चाहिए और देश निर्माण के लिए और दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। मेरी तो यही अपेक्षा है कि पूरा जगत जो है वो एक सुंदर वातावरण बने उसमें। थैंक यू। की आत्मा महावीर सबकी आत्मा, प्रगति न्याय के वहाँ परमा